नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। यूपी के जौनपुर से आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अखिलेश यादव बीते 2 दिनों से लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भारी भीड़ देखकर बेहद उत्साहित अखिलेश यादव जमकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर। इन सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और मुझसे बातचीत के जरिए उन्होंने राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसान नेता के तौर पर हाल ही में हम सब जानते हैं किस तरह से उनको लंदन में अवार्ड से भी नवाजा गया है। राकेश टिकैत आज जब घर वापसी कर रहे थे तब उस समय वो भावुक थे क्योंकि भारी तादाद में किसान आज लौट रहे थे। राकेश टिकैत के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं। हालांकि इसका फैसला तो राकेश टिकैत को ही लेना होगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव के इस न्योते को राकेश टिकैत क्या स्वीकारेंगे। हालांकि इसके पहले भी 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। राकेश टिकैत के मुद्दे पर बातचीत करते हुए अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। किसानों के मुद्दे को भी आप बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं। हालांकि काला कानून तो वापस हो गया लेकिन आज किसानों के घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों की पश्चिमी यूपी को लेकर। राकेश टिकैत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, आप भी करेंगे, आगे भी रहेगा। आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है क्योंकि वो और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चलाया जा सके। 2 बार लड़ चुके हैं, आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? मैं उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये अच्छी बात है और मैं उनका स्वागत करता हूं। राकेश टिकैत को सीधे चुनाव लड़ने का न्योता देते हुए यहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया नजर आए। इन सब के बीच ये भी कहा कि यूपी को योगी की नहीं बल्कि योग्य सरकार की जरूरत है। निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी ओर से आगे क्या कुछ कहा गया, अब वो हिस्सा सुनिए। लाल रंग को हथियार बना लिया है अखिलेश जी ने। आपको बता दें सुबह से अलग अलग जगहों पर लगातार उनकी जनसभा हो रही है। रास्ते से जहां जहां गुजरते हुए चले आ रहे हैं वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाल रंग आपका हथियार बन गया, मतलब अब आपने माँ दुर्गा की भी एंट्री करवा दी है लाल रंग के जरिए। नहीं, लाल रंग भावनाओं का रंग है, मैंने पहले दिन भी कहा और हम सब लोग हैं, सब जानते हैं कि दुर्गा माँ की चुनरी का रंग लाल हुई पहनाया जाता है। सिंदूर का रंग लाल है और लाल टोपी कोई आज से नहीं पहनी जा रही है। मुझे याद है जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जेपी, जिन्होंने एक आंदोलन की आवाज दी थी संपूर्ण क्रांति की, वो लाल टोपी पहनते थे। लेकिन बार बार धर्म पे आप बीजेपी को घेर रहे हैं, माँ दुर्गा को लेकर आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि आप भी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं। देवी देवताओं के और भगवान जितने भी हैं भारत में सभी उनकी पूजा पाठ करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाल रंग में सबसे ज्यादा बुराई दिख रही थी। लाल रंग आतंकवादियों का कैसे हो सकता है, लाल टोपी पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं। लाल रंग ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मैंने एक चीज देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। नरेंद्र मोदी पर कुछ भी कहने से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने ही लाल टोपी की एंट्री करवाई लेकिन आप कहीं भी मोदी जी का नाम लेने से बचते हैं। कब तक बचते रहेंगे आखिर? और अब तो ताबड़तोड़ उनकी रैलियां होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य के लिए है कि उत्तर प्रदेश किस खुशहाली के रास्ते पे जाएगा और अभी 22 का चुनाव है, 24 में चुनाव दिल्ली की सरकार का होगा। पहले उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव है। यहाँ की जनता, जो भावुक जनता है, वो जानती है कि कब वोट किसको देना है।
अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद भी आज वहां पर कार्रवाई बाधित हुई। आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी लेकिन अभी इस्तीफा नहीं ली है गृह राज्य मंत्री का। आपको लग रहा है कि दबाव बनेगा और वो इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आपका ये कहना है कि उनके घर और मकान तोड़ दिए जाएं। गृह राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काम करने का तरीका यही है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। आखिरी सवाल आज का, मुझे पता है अभी आपको बहुत लंबी अलग अलग जगहों पर जनसभा करनी है, आप तस्वीरें भी देखिए, भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं युवाओं की बात करते हैं। युवा भारी तादाद में 2014 से उनको वोट देता हुआ चला आ रहा है। इस बार जहां जहां से आप गुजरते जा रहे हैं वहां पर युवाओं की फौज भी दिखाई दे रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो युवा वोटर है वो इस बार अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ा है? ये युवा वो नौजवान हैं या वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने सामने टेक्नोलॉजी को देखा है। समाजवादी सरकार थी उस समय, इनको लैपटॉप दिए गए थे। न केवल लैपटॉप दिए गए थे बल्कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर की जुड़ी हुई कंपनियां आए, तो एचसीएल से लेकर के तमाम कंपनियां आई। वहीं टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है पुलिस के कामकाज में या बेटियों या महिलाओं की सुरक्षा में। 1090 दिया, डायल 100 दिया, जो वर्ल्ड क्लास एक रिस्पांस सिस्टम है। आज नौजवान देख रहा है कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सच और झूठ क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया नौजवानों को। आज इनके भविष्य के सामने अंधकार है। इनके नौकरी रोजगार का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, इसलिए ये आज समर्थन में खड़े हैं, इसलिए ये बदलाव के साथ खड़े हैं, इसीलिए ये परिवर्तन चाहते हैं कि कम से कम इनका भविष्य बेहतर हो। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 403 में से 400 आप दावा कर रहे थे, 350 पे खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा है कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, महान दल है, संजय चौहान जी हैं, राजमाता आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं। ये लगातार पार्टी का गठबंधन, लगातार क्षेत्रीय दल और अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी चौधरी हैं। तो ये लगातार जो गठबंधन बना है, लगातार सब लोगों को साथ दिया है। मैं ये कह सकता हूँ आज भी ये समर्थन और ये एक दूसरे का सहयोग जिस तरह हो रहा है और जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाए। यूपीए की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पर आपके नेता शामिल नहीं थे। ममता बनर्जी यूपीए क्या है ये कहकर निशाना साध रही हैं। तो यूपीए से क्या अखिलेश यादव भी दूरी बना रहे हैं? देखिए, अभी मैं खुद प्रचार में हूँ, चुनाव के लिए समय कम है और दिल्ली की राजनीति में अभी समय लगेगा। अगली सरकार बनने में भी बहुत वक्त है। अभी 24 आते आते 2 साल और लगने हैं। उससे पहले देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने जा रहा है। हालांकि पंजाब में भी चुनाव है और स्टेटों में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली की तरफ रास्ता निकालता है। जो पार्टी यहाँ जीतती है कहीं न कहीं दिल्ली पे उसका असर पड़ता है। तो दिल्ली की तैयारी है यूपी जीतने के बाद जो आप दावा कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। योगी सरकार ने बहुत धोखा दिया जनता को। लगातार उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे किए थे वो सब वादे जुमले निकले हैं। यूपी की तैयारी है, उसके बाद दिल्ली जीतने की बारी है। कुछ इसी अंदाज में अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मुखातिब है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है उनको सुनने के लिए। सुबह से उनकी जनसभा की शुरुआत हुई, शाम गहराती जा रही है और रात होने तक ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। लेकिन ये बड़ा वोट जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, क्या अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को वोट करेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर आज तक।
देखना महत्वपूर्ण रहेगा। भारी भीड़ तो उमड़ रही है जनसभाओं में अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्या वोट में भी तब्दील हो पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव जौनपुर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में पूरे लाभ लश्कर के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। अपने बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि इसके पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से बीते 2 दिनों में काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के मौके पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो आज 8 बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में ऐसी तस्वीरों की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, मगर वो सच दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या में है। रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी ये लोग पहुंचे, मां सरयू का दुग्धाभिषेक भी इन लोगों की ओर से किया गया है। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना और साथ ही एक बड़ा संदेश यूपी की जनता को। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी के स्पोक्स पर्सन एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सुरेंद्र राजपूत जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या वो बीजेपी को परेशान करने लगी है? चित्रा जी, आप याद करिए 2017 में भी ये प्रश्न हमें पूछा जाता था। 2017 में जब 2 अच्छे लड़के आए थे, और 2019 में जब बुआ और बबुआ दोनों का मिलन हुआ था, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी ये प्रश्न हमसे पूछे जाते थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है 2 अच्छे लड़कों से? क्या भारतीय जनता पार्टी बुआ और बबुआ से घबराई हुई है? बहुत भीड़ उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? दोनों के नतीजों को आपने देखा है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो उस समय लगभग 50% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और कहीं 25 से 26% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को, 22-23% बसपा को, और 6% कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो ये सारे आंकड़े 17 में भी और 19 में भी देश ने देखा है। देखिए, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश जी का भी मैंने बाइट देखा, वो भी कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, माँ दुर्गा को याद कर रहे थे, सिंदूर के रंग को याद कर रहे थे। और मैं तो देख ही रहा हूं, राहुल गांधी भी खुद हिंदू हिंदू कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक राजनीति करने की कोशिश आज ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट के नाम पे आगे बढ़ेगी। आपने आज इस पूरे डिबेट का जो शीर्षक रखा है, वो नाम के भरोसे राम के भरोसे, ये शीर्षक रखा है। मैं तो कहूंगा राम के भरोसे, नाम के भरोसे और काम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ना खानदान के भरोसे और ना दाम के भरोसे जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, उनका साथ कभी नहीं देगी। राजपाल कश्यप जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं राम के भरोसे और काम के भरोसे, उस पर ज्यादा जोर देते हुए वो नजर आ रहे हैं, और नाम के भरोसे भी। और एक बार फिर से बीजेपी अपना कमल खिलाएगी उत्तर प्रदेश में, क्या है इस पर जवाब आपका? और हिंदुओं के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा कि बीजेपी की पिच पर ही लगातार अब आपके नेता भी बैटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू हैं और माँ दुर्गा को याद कर रहे हैं। चित्रा जी, ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये अपनी जुबान चला सकते हैं। ये अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म का यूज करते हैं, ये ना कि हिंदू धर्म के फायदे के लिए। ये अपने जब फंसने लगती सरकार विकास के मुद्दे पे, जब फंसने लगती महंगाई पे, जब बेरोजगारी पे, जब किसानों को कुचलने, इनके मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आई, इनको शर्म नहीं आती। अब ये दूसरों को गुंडा कहेंगे, लाल टोपी और लाल कपड़े वालों को। ये तो आप भी पहने हैं लाल कपड़ा, अगर आपको थोड़ा सा सच्चाई ज्यादा दिखा दो तो ये आपको भी गुंडा कहेंगे। ये पत्रकारों को इनके गृह राज्य मंत्री ने किस तरीके से भद्रता से, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती? गुंडे कौन है? किसानों को कुचलने वाले गुंडे हैं, वो गुंडे नहीं। अब किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा वो गुंडे हो गए। ये बताइए, किसानों को डीएपी नहीं दे पा रहे, खाद की लाइन में लगे हुए लोगों की मौत हो जा रही है। आप ये बताइए, और बेरोजगार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक नौकरी मांगने गए तो योगी की पुलिस ने लाठियों से, डंडों से पीट के उनको धुआंधार हाथ पैर तोड़ देने का काम किया। तो ये है उत्तर प्रदेश। एक भी परीक्षा योगी जी नहीं करा पाए। योगी जी से बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री, अयोग्य मुख्यमंत्री, घमंडी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था।
आप बताइए, एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पाए। करें ठीक उत्तर है, प्रदेश जवाब में ले लेती हूँ योग्य मैं संबित जी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, आप पत्रकार के लाल कपड़े पर मत जाइए। कल मैंने भगवा भी पहना था, उसके पहले हरा भी पहना था, उसके पहले काला भी पहना था, तो पत्रकारों को कम से कम अपनी इस राजनीति से आप लोगों को दूर रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, जवाब दीजिए, तमाम मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो निशाना साध रहे हैं, और गृह राज्य मंत्री टेनी, उस पर भी तो जवाब दीजिए। उनका इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। संबित पात्रा जी। चित्रा जी, मैं सभी विषयों पे जवाब दूंगा, विस्तार पूर्वक जवाब दूंगा। चित्रा जी, आप बताइए, मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों उत्तर प्रदेश की जनता डिबेट को देख रही होगी, आप भी खुद उत्तर प्रदेश की हैं, आप भी इन विषयों को जानती हैं। देखिए, हम माने या ना माने, आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की गुंडागर्दी, जिस प्रकार का माफिया राज समाजवादी पार्टी के अंतर्गत चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। आज वो नाराज हो रहे हैं कि लाल टोपी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट किया है। आप याद करिए किस प्रकार से अतीक अंसारी से लेके अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सभी लोगों का किस प्रकार का एक माफिया राज चलता था। लोग राह चलने से डरते थे। ये देखिए जरा गुंडागर्दी क्या होती है, आप तो लाइव टेलीविजन पे देखिए, मैं किस प्रकार भद्रता के साथ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं जवाब देती हूँ कश्यप साहब। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, उनको तो बताया गया है किसी को बोलने नहीं देना है, लगातार चिल्लाते रहना है। तो आप सुन लीजिए, झूठ बोलोगे तो क्या है? नहीं झूठ नहीं, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। झूठ बोलना, आप कोई थर्मोमीटर लेके बैठे हैं? कौन ठीक है, उनकी बात हो जाए। कश्यप साहब, आपकी बात बारी जब आएगी आप बोलिएगा। ठीक है कश्यप साहब, आपकी जब बारी आएगी बोलिएगा, प्लीज आराम से कश्यप साहब। संबित पात्रा जी, वो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। स्वाभाविक है, एसआईटी का एक रिपोर्ट आया है। अरे ये शांत हो गए तभी तो जवाब दूंगा। अरे साइकिल वाले भैया, थोड़े रुक तो जाइए, हम बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, एसआईटी का कोई रिपोर्ट आया है, उस पर विपक्ष अपनी राजनीति करेगी, उस पर विपक्ष अपना दांव रखेगी, इस पे कोई आपत्ति नहीं। मगर पूरा मसला, पीयूष गोयल जी ने आज पार्लियामेंट में कहा, पूरा मसला कोर्ट में है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है। जो विषय सुप्रीम कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट हम सबसे अधिक इंटेलिजेंट है, ज्ञान रखती है सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दीजिए। हम कहां सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं? क्या हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। इसलिए मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको सुप्रीम कोर्ट में रहने दिया जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यहां इन्होंने कहा कि लाल टोपी और लाल रंग, हम इसको गुंडागर्दी का रंग मानते हैं। बिल्कुल नहीं, यह तो एक सूचक है। लाल टोपी, जिस प्रकार से यहाँ बैठे हैं, बसपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप खान साहब से पूछिए, ये जो जिस प्रकार से मायावती जी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, ये जो गेस्ट हाउस कांड था, ये गेस्ट हाउस कांड क्या था? ये तो अलग बात है, राजनीतिक कंपल्शन से आप लोग एक होकर चुनाव लड़े थे, मगर ये गेस्ट हाउस कांड क्या था, ये आप बताइए। और सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, मैं तो बाद में कांग्रेस को जवाब दूंगा। अखिलेश यादव जी ने आज से एक हफ्ते पहले कहा कि कांग्रेस को 0 सीट मिलने वाली है, मगर मुझे दुख इस बात का लगता है कि सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस पार्टी हमला भाजपा पे कर रही है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी पे कर रही है, मगर अखिलेश जी जब कहते हैं कि कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। मैं तो पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप बताइए सुरेंद्र जी, ये अखिलेश जी सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मैं दोनों ही लोगों से जवाब ले लेती हूँ। आपने बीएसपी और कांग्रेस दोनों से ही सवाल पूछा है। ठीक है, पहले एमएच खान साहब। हाँ, एमएच खान साहब, अखिलेश यादव की भारी भीड़, वहीं बीजेपी की पूरी फौज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। बहन जी कहाँ हैं, जो इतने बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की? चुनाव बिल्कुल सिर पर है, लोग ढूंढ रहे हैं कि बहन जी कहाँ हैं। वो चुनाव मैदान में उस आक्रामक तरीके से नजर क्यों नहीं आ रही हैं? और संबित पात्रा ने जो सवाल आपसे पूछे हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए बहन जी, आज की डेट में भी सारे मंडल के कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग ले रही है, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है, और किस बूथ पर कितने लोग बन गए हैं ये बात पूछी जा रही है। जिसको घूमना है घूमे। भीड़ तो जब बहन जी निकली थी तो मानवर काशीराम के उस पर तो कितनी भीड़ हुई थी। आप एक जब निकलना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों एक दूसरे के ऊपर। इस वक्त तो समाजवादी पार्टी जिन्ना को लेके आई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो औरंगजेब को लेके आई। तो ये क्या है मतलब? औरंगजेब का नाम लेना और फिर शिवाजी का नाम लेना, ये क्या मतलब है? इसका दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है। अब ये ध्रुवीकरण, ये
योगी जी के कंधे पर कैसे हाथ रख दर्शाता के मोदी है? जी कह रहे थे, औरंगजेब का नाम लेना और ये कहना कि काशी विश्वनाथ पर आक्रमण उसकी ओर से किया गया था और फिर शिवाजी उठ खड़े ये हुए, नहीं कहा गया, ये कैसे नहीं बताता कहा है गया। कि बीजेपी हार रही है? बताइए जरा इसको। ये नहीं हाँ। बताइए ना, काम बताइए ना अपना, आप काम बताइए। आप काम बताते, आप औरंगजेब पे लाने की क्या जरूरत थी? ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। काम नहीं बता रहे हैं, औरंगजेब और शिवाजी बता रहे हैं, ठीक, काम तो बताते हैं आप। अच्छा। आप सैकड़ों मंदिर को गिरा दिया आपने। काशी में आप जाकर गलियों में देखिए क्या ये हालत है। महत्वपूर्ण है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगी है क्या बीजेपी? इस पर संबित जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि कांग्रेस 0 सीट लाएगी। जो संबित पात्रा बोल रहे हैं उस पर तो आप लोग समाजवादी पार्टी पर हमलावर नहीं है, आपका सारा निशाना बीजेपी पर रहता है। बोल लीजिए अवैध खान साहब, बोलिए जल्दी बोलिए। सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोल लीजिए, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी। ये जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, दंगा हुआ, 50,000 मुसलमान, 50,000 हिंदू सब टेंट में रह रहे थे। आज कौन उनको पसंद कर रहा है? आज ये राकेश टिकैत को भी कह रहे हैं आ जाओ, छोटे दलों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप कितने लोगों को बुलाओगे? 100 लोगों को बुला लो, दगी कारतूस को बुला लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा चरित्र, चेहरा जनता जान चुकी है। तुम गुंडा पार्टी हो, तुम दंगाई पार्टी हो, तुम किसी के साथ खड़े नहीं हो। इसलिए सैफई में नाच रखने के लिए फिर से देखो बम्बई में कौन ये बात आपको कब समझ में आई? एमएच खान साहब, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, ये बात आपको कब समझ में आई? 2019 के बाद? 19 का चुनाव तो नहीं के साथ लड़ा था, तो ये बुद्धि जो है आपको 2019 के बाद आई है। चित्रा जी, जब समझ में आई तो हमने 1 सेकंड नहीं लगाया झटकने के लिए, तुरंत झटका इनको तुरंत हटाया अपने साथ से। ये दंगाई पार्टी है, इसकी वजह से मेरा कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? इनको साथ नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये इनको साथ नहीं रखना चाहिए। 2007 में भी इसी तरह का नारा आप लगाते थे और बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाते हैं और फिर आ जाते हैं उनसे अलग होकर इसी मुद्दे पर। ठीक है सर, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, ठीक है। हम किसी के साथ नहीं गए, हम किसी के साथ नहीं गए। ये लोग दरवाजे में मेरे खड़े जी चित्रा जी, आप सवाल किसी के साथ नहीं गए। ठीक है, इस पर जवाब देंगे वो, लेकिन उसके पहले एक बार सुरेंद्र राजपूत जी की भी बात हो जाए। वो बड़े धैर्य से सुन रहे हैं सभी लोग को। सुरेंद्र राजपूत जी, संबित पात्रा जी की ओर से कहा गया है अखिलेश यादव बोलते हैं 0 सीट आएगी, आप उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं, आपका सारा का सारा फोकस जो है बीजेपी के ऊपर ही रहता है, ऐसा क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपना कामकाज भी गिना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या ये नजर नहीं आता है उत्तर प्रदेश में? और आप लोग कहां खड़े हैं इस वक्त? निश्चित तौर पर मैं संबित की सारी बातों का जवाब दूंगा। संबित भाई अच्छे इंसान है, बस ये तय कर ले संबित भाई कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हो गए कहीं, अगर इन्होंने पार्टी चेंज कर ली हो तो, कि जो कि जितनी तारीफ ये बहुजन समाज पार्टी की कर रहे हैं। और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की और बसपा की कोई गलबैया हो रही हो, ये लोग भी आपस में जाने भाई, हम तो नहीं कह सकते। हाँ, हम एक चीज जरूर कह सकते हैं चित्रा जी, चूंकि आप तो बरसों बरस से टीवी को देख रही हैं और अखबार को देख रही हैं और जनता के बीच में अपनी बुलेट से भी जाती हैं। सत्ता पर जो लड़ाई चुनाव की होती है सत्ताधारी दल से होती है। इसके अलावा कोई क्या कह रहा है हमें, एमएच खान साहब आदरणीय हमारे बड़े भाई ये क्या कह रहे हैं, या क्या नाम समाजवादी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, वो लोग भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आकांक्षा, अपेक्षा और आशीर्वाद के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अगर पिछले 3.5 से 4 सालों में आप देखेंगे तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा आपको कौन से नेता कोरोना काल में नजर आए, वो मुझे बता दीजिए। कि क्या नाम लखीमपुर में कौन नजर आया बता दीजिए। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाता हुआ कौन नजर आया बताइए। कुलदीप सेंगर के यहाँ पर उस अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए कौन नजर आया बता दीजिए चित्रा जी। और आप बता दीजिए उम्भा में जो दलितों का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ उसके लिए कौन आपको लड़ता नजर और चुनार के किले में बंद होता हुआ नजर आया। तो जवाब आता है श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई और अब श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, आप जैसी सम्मानित महिलाओं के साथ में, जब भी आपने कहा कि पत्रकारों को राजनीति से अलग रखिए, अरे भाई पत्रकार अगर राजनीति से अलग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर कौन आएगा राजनीति में। आप तो सबसे ज्यादा इस समय राजनीति में, चाहे देख रहे हो चाहे कर रहे हो। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव असली मुद्दों पर होगा। काशी विश्वनाथ को प्रणाम है, कॉरिडोर को प्रणाम है, अयोध्या के राम मंदिर को प्रणाम है, लेकिन हाँ, राम के बच्चे और शिव के बच्चे जब रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार देने पड़ेंगे, वही आएंगे। और जब संजय निषाद जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, अगर क्या नाम संबित पात्रा जी की हैसियत हो, हिम्मत हो और हौसला हो
बड़े अच्छे प्रवक्ता है। बताएं क्या संबित पात्रा ये संजय निषाद की उस बात से सहमत है कि भगवान श्री राम मकोड़ा घाट पर हुए थे और भगवान श्री राम के वल्दियत में दशरथ नहीं थे, कोई और था? क्या भगवान श्री राम और पूरी रामायण को बदलने का काम जिस संजय निषाद ने माफी किया है मांगी थी अपने इस बयान पर बाद में। ठीक है, ठीक है, अभी निषाद पार्टी से कोई नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ संबित पात्रा जी से। ठीक है सर, ठीक है सर, मत बोलिए चित्रा जी, उनको बोलने हाँ, दीजिए, ठीक है। आप मत बोलिए। और अमित शाह के बयान पर क्या? अरे मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी ओर से क्या स्पष्टीकरण आया था। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है राजपूत साहब, आपने बात कह दी, अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है, देखिए बड़े हाँ, तो अब मेरे मुंह में तो आप अपनी जुबान नहीं डालेंगे ना कि मुझे क्या बोलना है। अगर एंकर के तौर पर मैं बैठी हूँ तो मैं भी कुछ सवाल जवाब करूंगी या फिर नहीं करूंगी। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है सर। चित्रा जी किसी और की बात नहीं बोलेंगी, अमित शाह पर भी तो आप ठीक है पूछेंगी ना कि चलिए मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, रावण राज्य मैं हूँ ना जैसा जवाब अमित शाह देने ठीक के है। लिए, चिंता मत करिए राजपूत जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल संबित चित्रा भाई, जी बड़े आप ही धैर्य से पूर्वक ठीक मैंने है, सभी संबित को पात्रा जी सुना, जवाब अब मैं बड़े दीजिए धैर्य के आप। साथ ठीक है। जवाब देता हूँ। एक तो मुझे आश्चर्य हुआ, आज सुरेंद्र जी जो अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे व्यक्ति भी है, उन्होंने कहा कि हम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। मगर अभी 4 दिन पहले मैं राहुल गांधी जी को राजस्थान में सुन रहा था, वो कह रहे थे हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो सत्ता भी नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी जी कह रहे थे। आज सुरेंद्र जी ने कहा हम तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे कभी कभी तो बहुत तरस आता है कांग्रेसियों के ऊपर। ये अभी तक 2019 तक राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, इतने महान राहुल गांधी, यूपी में कमाल का राहुल गांधी, 2 अच्छे लड़के राहुल गांधी कमाल कर देंगे। अब बोल रहे हैं प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी। खैर, राहुल और प्रियंका की अपनी अपनी कहानी है। भगवान राम के विषय में देखिए प्रियंका जी, भगवान राम के विषय में यहाँ बैठे तीनों प्रवक्ता जो हैं ये सम्मानित है, मगर भगवान राम के विषय में हमसे ना पूछे। इनमें से एक उस पार्टी का प्रवक्ता है जिसके अध्यक्ष ने कहा था कि हमने तो अभी कुछ को गोली मारा है, आवश्यकता हो तो बाकी खून भी बहा सकते। दूसरे पार्टी के प्रवक्ता वो है जिनकी अध्यक्षा ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित बयान दिया था, एफिडेविट देकर कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान राम तो काल्पनिक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनके वकील ने कहा था कि 2019 तक तो सुनवाई टाल देनी चाहिए, भगवान राम पे कोई सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तीसरे पॉलिटिकल पार्टी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मूर्तियां तो तमाम बनाई, हाथी की मूर्तियां बनाई, सभी मूर्तियां बनाई हाथी की, किंतु भगवान राम के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई। ये तीनों लोग आज भगवान राम के विषय में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हमारे 12 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ आज वो अयोध्या में मौजूद थे। क्यों नहीं होंगे? 1989 में पालमपुर में हमने प्रतिज्ञा किया था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और आप देखिए मुख्यमंत्री लेके उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। संबित जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। एक बार उनकी संबित पात्रा की बात तो सुन लीजिए आप प्लीज। मैं पूरा तो कर लूं। खान साहब ऐसे क्यों चिल्लाते हैं? खान साहब आप तो ऐसे नहीं है। खान साहब आप में से सबसे बुजुर्ग हैं, इस प्रकार मत चिल्लाइए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, खान साहब नाराज मत होइए। अरे खान साहब सारा भड़ा से भगवान राम पे निकाल देंगे। अरे भगवान राम का क्या मैंने नाम ले लिया? खान साहब तो पूरा नाराज हो गए हैं। अरे खान साहब भगवान राम पे पैसा बर्बाद। अब उनकी बात तो सुन लीजिए। ठीक है एमएस खान साहब, आपने कहा कि चुनाव के वक्त राम याद आ रहे हैं, अब उसका जवाब सुनिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। खान साहब प्लीज, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, अब शांत हो ठीक है, शांत हो ठीक है जाइए, एमएस खान शांत साहब, हो जाइए। जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अब लगातार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चित्रा जी, खान साहब ठीक है, चित्रा जी अगर हो गया हो तो हो गया। चित्रा जी, एमएस खान साहब आपकी बारी आए तो प्लीज आप बोलिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाती है। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया, लिहाजा राम भी याद आ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी, ये शांत हो जाए तो मैं जवाब दूंगा। चित्रा जी, मैं बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता। एमएस खान साहब, अब अगर अगली बात पर मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप मत बोलिए, अगर आप नहीं बोलेंगे सब मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी, फिर आपको ठीक नहीं लगेगा और मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य दिखाएं, उनकी बात कंप्लीट हो जाए, आप पूरा बोलिएगा। संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी करें। वो कह रहे हैं कि चूंकि अब चुनाव नजदीक आ गए इसलिए पूरे अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर पहुंच गए दिखाने के लिए, चुनाव के समय ही राम याद आ रहे हैं। पार्टी धमकी देती है, आप भी धमकी दे रही हैं।
अरे सर, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल आपको धमकी नहीं दे रही हूँ एमएस खान साहब। आपको कौन धमकी दे सकता है? खान साहब, आपको कौन धमकी दे सकता है? मैं गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लगातार जब सब लोग बोलते हैं आप बोलते रहते हैं। मैं अपना डिबेट तो खराब नहीं करने दूंगी ना आपकी वजह से। मेरा डिबेट अगर खराब होगा, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, वो बाद में शिकायत करते हैं मुझसे। सर, मैं गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज शांत रहें, उनको बोलने दें, फिर आप बोलिएगा। संबित जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान भी। ठीक है, संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य लगा। 10वीं बार खान साहब ने कहा आपने भगवान राम के नाम पे पैसा बर्बाद किया, आपने अयोध्या, आपने बनारस कॉरिडोर में पैसा बर्बाद किया। ये पैसा बर्बादी नहीं है खान साहब। जब आप हज यात्रा पे जाते थे, सब्सिडी हम देते थे। नहीं, खान साहब आप चिल्लाइए मत, गाली गलौज की भाषा बंद करिए। बुजुर्ग आदमी हम सम्मान करते हैं, झूठे आप गाली देना बंद करिए, शांति से सुनिए और एक बार कान खोल के सुन लीजिए। बिल्कुल इस देश में भगवान राम का काम होगा। कितना भी खान साहब चिल्लाते रहे, भगवान राम का नाम लिया जाएगा, भगवान राम का कॉरिडोर बनेगा, भगवान शिव का कॉरिडोर बनेगा। भगवान बुजुर्ग कहने पर आपत्ति है। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग नहीं है। चलिए वो जवान है, सलमान खान चलिए भैया सलमान खान जी, आप तो शांत रहिए। सॉरी, चलिए भैया नचनिया जी, चलिए भैया नचनिया जी, नचनिया सलमान खान साला नचनिया से क्या मतलब है? नचनिया सलमान खान से चित्रा जी ये बुजुर्ग नहीं है, अभी तो क्या बोलूं। तुम नचनिया हो सकते हो, तुम नचनिया हो सकते हो, मैं नचनिया नहीं हूँ। नचनिया का नाम लेने लगा तुमने नचनिया का नाम ले लिया। आप एक महिला बैठी है, कहाँ से इस तरह की भाषाएं आ गई? कहाँ से इस तरह की भाषा आ गई सर? चित्रा कहाँ जी से इस तरह की भाषा आ गई? बैठी है, कहाँ से इस तरह की भाषा? नचनिया क्या नचनिया बोला जा रहा है? सलमान का आपके आइडियल हो सकता है, मेरे आइडियल नहीं सलमान का। मेरे आइडियल मेरी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी महिला के लिए, चाहे कोई भी फिल्म एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हीरोइन हो, उसके लिए नचनिया शब्द ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। नहीं उचित नहीं, हमको ना बनाइए चित्रा जी। मैं शामिल को कम करिए, मुझे शामिल ना करिए उसमें नचनियों में मैं नहीं हूँ। अरे नचनिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एक सेकंड, एमएस खान साहब, आप कहाँ डिबेट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? किसने ये शब्द बोला? किसने ये शब्द बोला? किसने बोला? किसने बोला? रहा है यहाँ पे खुद ही नचनिया खुद ही बोले जा रहे हैं। समय खराब कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं तो मैंने प्यार से आपको सलमान खान बोल दिया, तो सलमान खान क्या है? नचनिया तो है, क्या है? भगवान राम ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना पड़ता है। चित्रा, कैन आई इंटरप्ट? क्या नहीं, डोंट इंटरप्ट राहुल गांधी जी, आप रुकिए। चित्रा जी, इनके आवाज को कम कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये अभी ये इनको 5 सीट मिलने वाली नहीं है, नाराज हो गए हैं। संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। कश्यप साहब भी इंतजार कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लीज डिबेट खराब नहीं करेंगे, डिबेट खराब नहीं करेंगे प्लीज। फिर सब सलमान खान और बाकी लोगों को काम लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर, खत्म कीजिए इस बात को। यूपी पर रहते हैं ना, यूपी पर रहते हैं, यूपी पर रहते हैं। ठीक है, की बात पर रहो। एक सेकंड सर, यूपी पर रहते हैं, मेन मुद्दे पर। संबित जी प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कश्यप साहब भी और सुरेंद्र राजपूत जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अब जल्दी बोलिए, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ससम्मान एक बात यहाँ देश की जनता को कहना चाहूंगा, ये जो माइंडसेट पॉलिटिशियंस का है ना, कि जो हीरोइन होती है, मॉडल होती है, जो महिला होती है वो नचनिया होती है, प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। कलाकार होता है, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो मॉडल हो। ये महिलाओं को नचनिया बोलना, ये बोलना कि वो गंदे प्रोफेशन में हो, नहीं प्लीज चित्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार के माइंडसेट के लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड मत करिए। इससे देश में खराब भावना जाती है। कोई नचनिया नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं उत्तर प्रदेश पे ही हूँ। भगवान राम के लिए इन्होंने कहा कि जनता के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। ये जनता की पैसा की बर्बादी है। ये भगवान राम हमारे संस्कृति के धरोहर हैं। भगवान राम के मंदिर का बनना ये पैसे की बर्बादी है। धिक्कार है इन नेताओं का, धिक्कार है जिन लोगों ने भगवान के राम के मंदिर को बनने से इतने वर्षों तक रोका। आज वो भगवान के राम के मंदिर के लिए बोल रहे हैं ये पैसे की बर्बादी है। आप जो हजारों पार्क बना करके हाथी खड़ा करते थे और ये जो नोटों की माला पहनती थी, ये पैसा की बर्बादी नहीं थी। भगवान राम के मंदिर का पैसे की बर्बादी है। और यहाँ सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं। साहब आप जल्दी से जवाब दीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि जितनी भी अभद्र भाषाओं का, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है वो इन लोगों की निजी टिप्पणी है और उससे आज तक चैनल बिल्कुल भी इत्तेफाक ही रखता है। मैं उम्मीद करूंगी भाषा की मर्यादा बनी रहेगी और हम डिबेट में स्वस्थ डिबेट के जरिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे करोड़ों दर्शक हमें आज तक पर इस वक्त देख रहे हैं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा का हम सब ध्यान रखें। करोड़ों की मालाओं का जिक्र किया है संबित पात्रा जी ने,
जो बहन मायावती जी मंच पर पहनती थी, क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं थी? जवाब दीजिए एमएच खान साहब इस पर। देखिए, बहन जी ने जो माला पहना कार्यकर्ताओं के द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा सम्मानित किया गया था, सरकार का पैसा नहीं था। आप क्लियर कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए पूरी। कार्यकर्ताओं का अपने अपने नेता का सम्मान किया गया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अबे भाई नचनिया चुप रहो यार। अरे तुम नचनिया हो यार, चुप रहो। नचनिया हो तुम, चुप रहो। तुम नचनिया हो यार, चुप रहो। तुम सलमान खान के एक सेकंड सर, प्लीज अभद्र भाषा नहीं, प्लीज प्लीज एक सेकंड। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, एमएच खान साहब प्लीज, कोई अभद्र भाषा नहीं। मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगी। एमएच खान साहब इस मामले में मैं बहुत, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आप दोनों लोग इतने बड़े प्रवक्ता हैं और एक एंकर को यहाँ पर, एक सेकंड एमएच खान साहब, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है एमएच खान साहब। आप अगर अब गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे मैं तुरंत आपका ऑडियो डाउन करूंगी। यहाँ पर करोड़ों दर्शक उत्तर प्रदेश के आपको देख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है? ये मुझे सलमान खान कह रहा है। ठीक है सर, मैंने उस पर भी उसको टिप्पणी करके रोका था। अरे क्यों सलमान खान को क्या खराब हो गया? ये खुद ही बोल रहे थे कि मैं एक सेकंड सर, एमएच खान साहब प्लीज, आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मन बनाकर आए हैं डिबेट को खराब करने के लिए। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती कश्यप साहब, मैं इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं। राजपाल कश्यप साहब, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये सारी चीजें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इनके पास नरेंद्र मोदी, जब वो चुनाव में पहुंचते हैं तो माहौल बदल जाता है, ठीक है। और इसी वजह से, एक सेकंड सर प्लीज, प्लीज सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए सर। सर आप सलमान खान नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ। आप बुजुर्ग भी नहीं है, ये भी क्लियर कर देती हूँ। और नचनिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने जिसके लिए किया है वो भी पूरी तरह से गलत है। अब जरा डिबेट में वापस लौटते हैं, पूरा देश देख रहा है। राजपाल कश्यप जी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से बचते हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जब भी वो जाते हैं चुनाव में, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तो मोदी नाम का डर भी है आप लोगों के भीतर। देखिए, यूपी में चुनाव हो रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जिस तरीके का चलाव है, ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार बीजेपी डरी हुई है और लगातार बीजेपी किस तरीके की टिप्पणियां करने का काम कर रही है। और ये तो पता है, ये सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। बसें लगाते हैं सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर, कप्तान, पीडब्ल्यूडी विभाग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो भीड़ नहीं जुटती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार एक मीटिंग नहीं, एक दिन में 15-15, 20-20 मीटिंग कर रहे हैं, रात के 12 बजे तक कर रहे हैं, तो भी लाखों का जनसैलाब। इस जनसैलाब बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और बीजेपी की जमानतें जब्त होगी। और क्योंकि ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के हैं संबित पात्रा जी, ये बड़ी चतुराई और चालाकी से और बीजेपी के कुकृत्यों को, बीजेपी की नाकामियों को अपने दिमाग से बताते रहते हैं, लेकिन जनता धरातल पे देख रही है। आप बताइए कि इन्होंने अजय मिश्रा टेनी जी का इस्तीफा कब होगा ये नहीं बताया और वो गलती पे गलती कर रहे हैं। पहले अजय मिश्रा टेनी जी ने पहले धमकी दी थी किसानों को, फिर उनके बेटे ने गाड़ी से कुचलने का काम किया, अब आज पत्रकारों को भी अभद्र टिप्पणियां करी, जो टिप्पणियां हम नहीं कह सकते इन पे, क्या उस तरीके से टिप्पणियां की, धमकाने का काम किया। आप बताइए, ये गुंडे इसको बता रहे हैं, इनके मंत्री गुंडे हैं, इनके मंत्री गुंडे हैं, मंत्रिमंडल गुंडा है, सरकार गुंडा इनके काम कर रही है, लगातार काम कर रही है और इनके विधायक बलात्कारी है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास फौरन आऊंगी, एक जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ संबित पात्रा जी का, ठीक है। संबित पात्रा जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई गई, इसको लेकर एसआईटी की रिपोर्ट अब देश के सामने है। पत्रकार जब मंत्री जी से सवाल पूछे तो वो पत्रकारों पर भड़क उठते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और अखिलेश यादव ने तो मुझसे इंटरव्यू में यहां तक कहा है कि एक तो उनको बर्खास्त करें, ऊपर से उनके घर पर बुलडोजर चलवाएं। क्या है जवाब इस पर संबित पात्रा जी आपका? मैं जवाब देता हूं। देखिए चित्रा जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक पत्रकारिता का विषय है, पत्रकार जो होता है, पत्रकारिता जो होती है, वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का और हम सबको पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर कोई भी पत्रकार के साथ बदसलूकी करता है तो वो ठीक करता है, मगर मैं एक आपको याद दिलाना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी ने आज जो कहा, अखिलेश यादव जी वही व्यक्ति हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, याद करिए 2 बहनों के साथ रेप हुआ था, उनको फांसी पे लटकाया गया था, तो एक विशिष्ट, एक बहुत बड़े अंग्रेजी चैनल की पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही थी कि मैं भी जरा जाऊंगी, तो उन्होंने उस महिला पत्रकार को कहा था, तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ है, तुम क्यों इतना खुदक? अरे संबित जी,
आप वो बताइए किस मुख्यमंत्री प्रकार नहीं की है। भाषा थी वो? आप अपनी- कि आपके साथ तो रेप अपनी नहीं हुआ है तो सरकार आप का क्यों जवाब इतना दो ना। चिल्ला रही है? ये इस प्रकार के, देखिए चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरे बीच में सारे प्रवक्ता बोलते हैं, इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। देखिए चित्रा जी, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप बुलडोजर चलवा दीजिए, आप बुलडोजर चलवा दीजिए टैनी जी के घर पे। मैं आपको बताऊं ये क्यों परेशान है, क्योंकि मुख्तार अंसारी, आपके आजम साहब, आपके अतीक अहमद, जब इन लोग जैसे ये जो माफिया के डॉन थे ना, जब योगी जी की सरकार ने इन माफियाओं के संपत्ति को जब्त किया, 1800 करोड़ रुपए जब्त हुआ इन माफियाओं से, इन माफियाओं को जो खौफ उत्तर प्रदेश में था उसे समाप्त किया, तो स्वाभाविक है यहाँ पर किसी भी कीमत पे बचा नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव, और वो चाहते हैं कि टैनी जी के घर को भी तोड़ा जाए। कल कुछ भी कार्यवाही होते तो फिर बोलेंगे ब्राह्मण के घर के ऊपर आपने हमला कर दिया। देखिए चित भी मेरी पट भी मेरा, फिर ब्राह्मण हो जाएंगे कि ब्राह्मण को आपने अरेस्ट करवा दिया, ब्राह्मण के घर को तोड़ दिया। देखिए ये चित भी मेरी पट भी मेरी राजनीति अब बहुत हो चुका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इन सभी विषयों को समझ रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। सुरेंद्र राजपूत जी का जल्दी से एक कमेंट। सुरेंद्र जी, आप भी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत हो, लेकिन खड़ी कहां पर है कांग्रेस पार्टी? देखिए अलग अलग हिस्सों में अगर आप जाएंगे तो मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ही नजर आती है। चूंकि मैं 1 महीने से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश में हूं लगातार, कहां पर है कांग्रेस पार्टी? जल्दी से, उसके बाद ब्रेक लेंगे। सुरेंद्र जी। चित्रा जी, हमारे हिस्से में तो ब्रेक ही आएगा, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में ठीक हो जाएंगे। हम 2-3 बातें आपसे कह रहे हैं। पहली बात, हम जनता के बीच में खड़े हुए, हम जनता के बीच में खड़े हुए हैं और जनता के साथ खड़े हुए हैं। जनता की हर समस्या में हम सत्य के साथ भी खड़े हैं और हिंदू शब्द के साथ नहीं, आस्था के साथ खड़े, हिंदुत्व के साथ संबित खड़े रहे। और दूसरी बात, ये जो भगवान श्री राम के नाम पर और भगवान भोलेनाथ के नाम पर जो लोग झूठ बोल रहे हैं, कहते ना कि घी ने समारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें चंदे की चोरी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जो है, ठीक है सर, जो आरोप आप लगा रहे हैं, अब ये आरोप जनता के दिल में कितना घर कर जाती है और उससे क्या मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट, या अलग अलग पार्टियों के जो दावे हैं उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।